बुआ जी देंगी तीखे मसाले। पापा आओ छोले भटूरे खाने चले। छोले भटूरे इतने सुबह सुबह? हाँ छोले भटूरे नुक्कड़ पर मिलते हैं ना 11 बजे तक, बहुत टेस्टी होते हैं पापा। तो चलो भाई, देर किस बात की है? अरे अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो आप लोग? छोले भटूरे खाने जा रहे हैं भैया, आप भी चलो ना। चलो फिर। अरे सुने जरा मेरा, 1 मिनट, तुम तीनों बाहर कहाँ जा रहे हो इस टाइम? हम तो एक एक करके बोलो। बाहर शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है, वही देखने जा रहे हैं। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। नहीं, वो पड़ोसी ने आवाज दी थी। पड़ोसी तो सुबह 6 बजे ही काम पर निकल जाते हैं और अभी 7 बज रहा है। सुने, तुम सच सच बताओ, ये बाप बेटे तो 1 नंबर के झूठ है। वो छोले भटूरे खाने जा रहे हैं माँ। इतना सुनना था और गंगा चिल्ला पड़ी। क्या छोले भटूरे? ये किसका आइडिया था? बोलो, जवाब दो। मेरा माँ। राजन, माना कि तुम घर के सबसे छोटे सदस्य हो, लेकिन कोई बच्चे नहीं हो जो तुमको इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी की सेहत के लिए छोले भटूरे कितने हानिकारक है, और तुम उन्हें सुबह सुबह छोले भटूरे खिलाने ले जा रहे हो। अरे इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? आप तो चुप रहो जी, जब तबीयत बिगड़ती है तब पता चलता है क्या बड़ी बात हुई। चलो फटाफट वापस सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैंने हेल्दी नाश्ता बनाया है, चुपचाप वो खाओ। ओके ओके ओके। वर्मा परिवार का मुखिया कहने के लिए तो मदन था, लेकिन उस घर की बॉस उसकी पत्नी गंगा ही थी, जो अपने पति मदन के साथ साथ अपने दोनों बेटों सुनील और राजन पर भी हुक्म चलाया करती थी। एक दिन जब गंगा रसोई में खड़ी खड़ी सब्जी काट रही थी, अचानक उसे कुछ याद आया। सुनील, अरे ओ सुनील, जरा आ तो बेटा, आलू की सब्जी में जरा नमक चख ले। मेरी जीभ का तो स्वाद ही बेकार हो गया है। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। सुनील, सुन नहीं रहा क्या? कान में रुई ठूंस ली है? फिर भी सन्नाटा। गंगा ने चाकू टेबल पर पटका और तमतमाते हुए चल पड़ी सुनील के कमरे की ओर। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। गंगा ने अंदर झांका तो जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। सुनील पलंग पर बैठा था, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, और वो भी गुल्लू 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 प्यार की बातें। निशा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, डोंट वरी। मुझे पता है मम्मी पापा को मनाना मुश्किल होगा, लेकिन मना लूंगा। तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं। गंगा के तो जैसे होश ही उड़ गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से से भरी दरवाजे को धक्का देकर कमरे में घुसी। किससे बात कर रहा था ये? हाँ, किससे शादी करेगा तू? कौन है ये निशा? मम्मी आप कब आई? अब ये मत कहना कि ये मैं नाटक का रिहर्सल कर रहा था। बता कौन है वो लड़की? मम्मी, वो निशा नाम की एक लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हमारे खानदान में कभी लव मैरिज नहीं हुई, ये कोई सिनेमा नहीं है जहाँ गाना गाते गाते शादी कर लो। कम से कम एक बार उससे मिल तो लो मम्मी, बस एक बार। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा, बस, आई प्रॉमिस। गंगा कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से आवाज आई। क्या हुआ गंगा, इतनी आवाज क्यों आ रही है? क्या हुआ? पूछो अपने लाडले से। ये मोहब्बत के फूल खिला रहा है, कहता है लव मैरिज करेगा। क्या? अरे बेटा, कौन है वो लड़की? पापा, उसका नाम निशा है, बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। गंगा, एक बार मिल लेते हैं लड़की से। सुनील कोई छोटा बच्चा नहीं है, अपने भले बुरे का अंदाजा लगा सकता है। गंगा कुछ देर चुप रही। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ थी, लेकिन वो मां थी। बेटा हाथ जोड़कर खड़ा था तो पिघल ही गई। ठीक है, बुला लो उस निशा को, लेकिन याद रखना ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। अगर मुझे जरा भी खटक गई वो लड़की तो मैं ये रिश्ता भूल जाऊंगी। ठीक है मां। अगले ही दिन सुनील ने निशा को घर बुला लिया। गंगा ने उसे देखते ही आंखें नचाई, जैसे कोई सेना का जनरल दुश्मन को मापता है, लेकिन निशा तो बिना डरे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। नमस्ते आंटी। नमस्ते, बैठो। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है तुम्हारी? जी, मैंने MBA किया है। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा है और छोटी बहन है, हम सब साथ में रहते हैं। और खाना बनाना आता है? जी हाँ, राजमा चावल मेरी स्पेशलिटी है। मुझे भी तीखा राजमा पसंद है। बिना पूछे बीच में मत बोला कर। पूरे 1 घंटे की पूछताछ के बाद भी निशा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास ने गंगा का दिल जीत लिया। ठीक है, शादी की तैयारी करो। थैंक यू मम्मी। और कुछ ही महीनों में सुनील और निशा की शादी हो गई और निशा वर्मा परिवार की बहू बनकर आ गई।
फिर आई नई सुबह, नया सवेरा। ठीक 8 बजे रसोई में चाय चढ़ चुकी थी और साथ ही चढ़ चुका था गंगा का गुस्सा। बहू, बहू, घड़ी में 8 बज चुके, इतनी देर तक कौन सोता है भला? निशा करवट बदल रही थी कि दरवाजा धड़ाम से खुला और गंगा जी विजयी मुद्रा में प्रवेश कर गईं। बहू, ये कोई हॉलिडे रिसोर्ट नहीं है। 8 बजे उठ जाया करो, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है सबका ख्याल रखना। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी नहीं, अब सोकर क्या करोगी? चलो उठो, नाश्ता बनाओ, सबको टाइम से चाहिए। निशा जल्दी जल्दी बिस्तर से उठी, चेहरा तक धोने का वक्त नहीं मिला, सीधी भागी रसोई की ओर। उफ, एक दिन भी नहीं मिला चैन से। अभी कल ही तो शादी हुई है, 9 बजे तक तो सुला ही सकती थी, इतनी जल्दी कौन उठाता है। लेकिन फिर भी मुस्कान ओढ़े उससे झटपट पोहा, आलू पराठे और चाय बना दी और ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। अरे वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो आओ, साथ बैठो और नाश्ता करो। लगता है आज तो पेट पूजा अच्छी होगी। भाभी, ये तो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट है यार। आखिर बीवी किसकी है? बहुत ध्यान रखना, हर दिन ऐसा ही स्वाद चाहिए। नाश्ता खत्म हुआ, सबने तारीफों के पुल बांधे और फिर राजन और सुनील ऑफिस के लिए निकल पड़े। उनके जाने की जरा ही देर बाद गंगा बोली, बहू जरा वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दो और सबके कपड़े अच्छे से धो देना। मैं क्यों सबके कपड़े धोऊं? कोई मेड भी तो रख सकते हैं। मेरा जब मन होगा तब धोऊंगी। क्या हुआ, कहाँ खो गई? नहीं, कुछ नहीं मम्मी जी। लेकिन वो सिर्फ सोच पाई, कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने चुपचाप कपड़े उठाए और धोने लगी। और हाँ, बर्तन भी धो देना, सुबह वाले सब सिंक पे पड़े हैं। जी मम्मी जी। निशा को अब गंगा का ये बॉसी नेचर भारी लगने लगा था। सारा दिन बस काम काम और काम। शाम हुई, रात हुई और डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात के 11 बजे निशा अपने कमरे में अपने मोबाइल पर गाना सुन रही थी, साथ ही अपनी सहेली रुचि से बातें कर रही थी। अरे यार, ससुराल नहीं है, किसी ट्रेनिंग कैंप में आ गई हूँ। सुबह 8 बजे उठा दिया, फिर वॉशिंग मशीन, फिर बर्तन। अरे हर बात पर नियम, लाइट्स ऑफ हो जाने चाहिए। मतलब 11 बजे के बाद तो सांस भी ना लो। तू तो जैसे जेल में है यार, तूने तो कहा था तेरी सास बहुत मॉडर्न है। और तभी धीरे से दरवाजा खुला और वहां खड़ी थी गंगा, अपनी पूरी आक्रोश की मुद्रा में। बहू, क्या हो रहा है ये? घर की बातें बाहर वालों से, ये तमीज है तुम्हारी? अपने घर की इज्जत दूसरों के सामने उछाल रही हो। वो मम्मी जी, मैं बस कुछ नहीं। कोई मर्यादा है कि नहीं? रात के 11 बजे तक मोबाइल, बातें, हंसी मजाक और ऊपर से शिकायत है। क्या यही संस्कार लेकर आई हो? निशा चुपचाप खड़ी रही। उसका चेहरा उतर चुका था, आंखें नम हो चली थी। और सुन लो, इस घर के नियम सबके लिए बराबर है, चाहे तुम नई बहू हो या पुरानी। निशा कुछ नहीं बोल पाई। वो उदास मन से वापस बिस्तर पर बैठ गई। सुनील को सब बताया, लेकिन वो बस इतना ही कह पाया, मम्मी को तो तुम जानती हो ना यार, अब झगड़ा करने से क्या फायदा? थोड़ा एडजस्ट कर लो ना प्लीज। अरे लेकिन क्या? एडजस्ट कर लो यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये। निशा की आंखों से चुपचाप एक आंसू बह गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। इस घर में उसे बहू तो बना लिया गया था, लेकिन अपनापन देना शायद अभी बाकी था। पता नहीं मेरी सास कब तक मेरा जीना हराम करेंगी। हे भगवान, कुछ कर। एक सुकून भरी सुबह थी। निशा किचन में खड़ी होकर चाय चढ़ा रही थी और सोच रही थी कि आज शायद दिन थोड़ा बेहतर होगा। तभी अचानक, बहू कहाँ मर गई? गंगा की आवाज सुनते ही निशा के हाथ से चम्मच गिरा और उसका दिल धक धक करने लगा। वो दौड़ती हुई ड्राइंग रूम में पहुंची, जैसे कोई ऐलाने जंग होने वाला हो। क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक है ना? मैं जरा अपने मायके जा रही हूँ, 1 हफ्ते बाद लौटूंगी। ये सुनते ही निशा तो जैसे खिल उठी। उसकी आंखों से सितारे चमकने लगे, होठों पर हंसी का पटाखा फूटा और वो खुद को रोक नहीं पाई। क्या बात है, यानी मतलब वाह मम्मी जी। वो खुशी से उछल पड़ी, जैसे कोई गुलाम आजाद हो गया हो। इतना भी क्या खुश हो रही हो? मैं मर थोड़ी रही हूँ, बस मायके जा रही हूँ। नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस यूं ही। इतने में पूरा परिवार जमा हो गया। मदन, सुनील और राजन सब आ पहुंचे। गंगा ने सबको अपने जाने की सूचना दी। और हाँ सुनो सब लोग, सुनील की बुआ जी आ रही हैं, सरस्वती बुआ, 1 हफ्ता रहेंगी। जिनके भी जीवन में मसालों की कमी है ना, अब वो पूरा हो जाएगा। अरे वाह, मेरी बहन आ रही है। भाभी को पता नहीं है कि बुआ जी क्या बवाल है। अब ससुराल की असली तालीम शुरू होगी।
थोड़ी देर में गंगा अपनी साड़ी समेटे बड़े शान से निकल गई। उनके जाते ही निशा को ऐसा लगा मानो जेल के दरवाजे खुल गए हो। वो ड्राइंग रूम से लेकर छत तक ऐसे घूम रही थी जैसे कोई रानी हो। कभी बाल खोलती, कभी तकियां फेंकती, कभी मोबाइल पर गाने लगाती। अब कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, अब गाने भी गूंजेंगे और नाच भी। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे। लेकिन तभी दरवाजा चर्र से खुला। एक भारी, सख्त और कड़क आवाज के साथ घर में प्रवेश हुआ सरस्वती बुआ जी का। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था, आंखों में एक्सरे वाली नजर और चेहरे पर ऐसा रौब कि दीवारें तक सीधी खड़ी हो जाए। हेलो बुआ जी, कैसे हैं आप? बुआ नहीं, बुआ सास। और मैं ये हेलो हाय नहीं करती, नमस्ते कहो पूरे आदर से। निशा ने फटाफट दोनों हाथ जोड़े। नमस्ते बुआ सास। बस ऐसे ही? पहली बार मिल रही हो, कम से कम पैर तो छुओ। निशा ने झुककर पैर छुए। सरस्वती ने उसकी पीठ पर जोर से थाप दी। जीती रहो। अब जरा पल्लू सिर पर रखो बहू। बहू ऐसे खुले बाल और खुला सिर लेकर घर में नहीं घूमती। इतने में मदन, सुनील और राजन भी वहां पहुंच गए। सुनील और राजन ने बुआ जी के पैर छुए, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। चलो अब सब बैठो और बहू जरा राजमा चावल बना दो। सुना है वो तुम्हारी स्पेशलिटी है। आज घर की रसोई में तुम्हारा पहला इम्तिहान होगा। जी ठीक है। निशा ने चुपचाप रसोई का रुख किया। उसने मेहनत से राजमा चावल बनाए, पर खाने के बाद भी बुआ जी ने एक शब्द तक तारीफ नहीं की। राजमा तो ठीक ही है, पर चावल थोड़े नरम होने चाहिए थे। और हाँ, लहसुन थोड़ी कम डाली होती तो ज्यादा अच्छा स्वाद आता। आगे से ध्यान रखूंगी। शाम ढली, रात बीती और अगली सुबह निशा के कमरे के दरवाजे पर जोर का ठक ठक हुआ। बहू 6 बज गए हैं। बहुओं को तो सूरज से पहले उठना चाहिए। निशा की आंखों से नींद उड़ गई। वो हड़बड़ाकर उठी। हे भगवान, मम्मी जी तो 8 बजे उठाती थी, ये तो सुबह 6 बजे ही पीटी करवा लेंगी। उठी कि नहीं बहू? जल्दी उठ। जी उठ गई हूँ, आ रही हूँ। वो बाहर निकली और पूजा की थाली सजाने लगी। तभी बहू पहले नहा कर आओ। बिना नहाए पूजा करोगी? कितना पाप चढ़ेगा। तुम में कुछ समझ है कि नहीं? निशा चुपचाप बाथरूम में घुसी, नहाई, फिर पूजा की, फिर नाश्ता बनाने में जुट गई। लेकिन इस बार भी ठीक है, पर थोड़ा घी ज्यादा होना चाहिए था। अरे बुआ सही तो है। अरे चुप रह जोरू के गुलाम। तुझे कुछ पता भी है खाने पकाने के बारे में? बाकी सब ऑफिस निकल गए। अब घर में सिर्फ 2 आत्माएं थी, निशा और तूफान यानी सरस्वती बुआ। चलो बहू, कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, जरा धो लो। जी बुआ सास, मैं अभी वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। वॉशिंग मशीन? आजकल की बहुएं तो हाथ से काम करना ही भूल गई है। मशीन में कपड़े डालकर नखरे दिखाना आता है, पर रगड़ना नहीं आता। अपने कपड़ों का जो करना है करो, पर मेरे और मेरे भाई के कपड़े जरा भी खराब हुए तो समझ लेना, चुपचाप हाथ से धो चलो। निशा के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसे छोटी जेल से निकालकर बड़ी जेल में डाल दिया गया हो। ये तो मेरी सास से 10 नहीं 100 कदम आगे है। अब क्या मिक्सचर भी पैर से घुमाकर चलवाएंगी मुझसे? सारा दिन निशा ऐसे काम करती रही जैसे कोई रोबोट। फिर रात हुई, 8 बजे डिनर निपट गया। 9 बजे तक पूरा घर खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम से बैठ चुका था। अब तो मेरा फ्री टाइम शुरू। थोड़ा गाना सुनूंगी, थोड़े गप्पे मारूंगी रुचि से। उसने रुचि को कॉल करी और सब बताने लगी। तेरी बुआ सास तो सुपर वुमन निकली रे। और यार, मम्मी जी से तो फिर भी डील हो जाता था, ये तो बवाल मचा देती है हर बात पर। और अब सुन, आज कह रही थी। और तभी सरस्वती बुआ की आवाज गरजी। बहुएं 9 बजे के बाद नहीं हंसती। जाप कर नहीं तो सो जा, और ये मोबाइल रख दे नहीं तो सुबह आंख नहीं खुलेगी। निशा की हंसी सूख गई। उसने फौरन कॉल काट दी और बिस्तर में दुबक कर सो गई। लेकिन अगली सुबह उसने रुचि को फिर कॉल लगाया। रुचि, मेरी तो बर्बादी हो गई यार। ये बुआ सास तो मम्मी जैसे भी 2 कदम आगे निकली। अरे तो फिर सीधा सीधा बोल दे बुआ सास को, आप मेरी सास नहीं हो। अरे नहीं नहीं, वो तो सीधे आंधी है। अगर मैंने कुछ कहा तो पूरा घर उल्टा कर देंगी। चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, निशा जो बातें कर रही थी वो सरस्वती बुआ दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। अगले ही पल सरस्वती बुआ कमरे में घुस गई। निशा की आंखें फटी की फटी रह गई। मोबाइल हाथ से छूटा और जमीन पर गिर पड़ा धड़ाम। तो अब मेरी ही बुराई हो रही है, जैसे मैं कोई राक्षसी हूँ। बाहर वालों को घर की बातें बता रही हो।
निशा की सांसें अटक गई, लेकिन उसे लगा अब बस डांट पड़ेगी और मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन बुआ जी तो सास प्लस पुलिस प्लस जज तीनों का रोल निभाने को तैयार थी। उन्होंने पूरे घर को इकट्ठा कर लिया। भाई साहब देखो कैसी बहू लाई है आपने। मैं तो अपनी सेवा देने आई थी और यहाँ तो मेरी पीठ में ही छुरा घूम पा जा रहा है, मेरी बुराई कर रही है, मेरी हंसी उड़ाई जा रही है। निशा तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं पापा जी, मैंने किसी की बुराई नहीं की, बस थोड़ा मन हल्का कर रही थी। बस बहाने मत बनाओ। भाई साहब आप ही कुछ करो, इस घर में इज्जत बची रहे, उससे पहले मैं चली जाऊं। ठीक है, तुम ही बताओ क्या सजा दी जाए बहू को? मोबाइल छीन लो 24 घंटे के लिए। आजकल की बहुएं अगर मोबाइल से दूर रहेंगी ना तो ही सुधरेंगी। निशा के चेहरे से जैसे सारा खून निकल गया। मोबाइल उसका एकमात्र सहारा था, वो भी छिन गया। क्या करूं? मोबाइल गया तो मेरा मनोरंजन, आराम सब खत्म हो जाएगा। पूरा दिन मोबाइल के बिना ऐसे बीता जैसे बरसात के बिना सावन। काम पर काम, फिर चुप्पी, फिर सन्नाटा। उसे अब अपनी सास गंगा की याद आने लगी थी। आखिरकार 24 घंटे बाद उसे जैसे ही मोबाइल वापस मिला, सबसे पहला कॉल गंगा को गया। मम्मी जी प्लीज वापस आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। क्या बात है बहू, तुझे तो मुझसे ही शिकायत थी ना, अब इतनी जल्दी मेरा नाम क्यों ले रही है? मम्मी जी मैं समझ गई हूँ, आप जो करती थी वो जरूरी था, लेकिन बुआ जी तो जैसे ड्रैकुला है। इसीलिए तो मैं गई थी ताकि तुझे फर्क समझ में आए, सास और बुआ सास में क्या अंतर होता है। कुछ ही घंटों में गंगा वापस आ गई। निशा ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आप समझ में आया, मेरी थोड़ी सख्ती में भी मिठास थी। हाँ मम्मी जी, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस बुआ जी को वापसी टिकट पकड़ा दीजिए। सरस्वती बुआ भारी मन से विदा हुई और साथ में अपना मसाला बॉक्स भी ले गई। अब घर में फिर से शांति थी। मोबाइल बज रहा था, हंसी गूंज रही थी और निशा की आंखों में गंगा के लिए सम्मान था।